अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि ख़वातीन के जिस्म पर, मुंह पर गैर ज़रूरी जो बाल है जिसको अरसे दराज से वैक्सिंग से, क्रीम से ख़त्म किया जा रहा था, अब मार्केट में आ चुका है लेज़र ट्रीटमेंट। और ये लेज़र ट्रीटमेंट आपको कब किस वक्त लेना चाहिए, कितने वक्त के लिए लेना चाहिए, ये सारे टेक्निकल सवाल जो हैं ये हमें हरमीत इनके जवाब लेके देंगे। हरमीत इस्लामाबाद में मौजूद है और उनके साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो हरमीत, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशिर। कमाल है पाजी, मौसम बदल रहा है और मौसम जब भी बदलता है तो हम देखते हैं कि स्किन के जो मसाइल हैं वो कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजूहत क्या थी? क्या सर्दियाँ आती हैं तो हमें फ़िक्र शुरू हो जाती है कि भाई अब ड्राई होना शुरू हो गई स्किन, या कुछ ऐसी चीज़ें निकल आना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर हम आज के दिनों की बात करें तो बहुत सारे मसाइल का आज भी लोगों को सामने, ये बारिशें जो हो रही हैं इससे भी स्किन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सलाम टू ऑल, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हरमीत साहब ने हमसे सवाल किया है कि करंट वेदर कंडीशन में जो आजकल मौसम है इसमें स्किन का कैसे ख्याल करें। पहली बात तो ये है कि इन्होंने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया है कि जी कि हर मौसम में स्किन की केयर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। समर में डिफरेंट है, विंटर में डिफरेंट है, और आजकल रेनी सीज़न है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि हमारा ये देखें कि रेनी सीज़न की वजह से हमारी जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मोस्टली लोग जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन मीन कि जिनकी स्किन सर्दियों में ड्राई और गर्मियों में ऑयली हो जाती है, तो इस मौसम में उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि फिर ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए मतलब ये कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये होता है कि आपके फेस के ऊपर एक्नी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो एक्नी की बेसिक रीज़न ये है कि ऑयली स्किन वाले लोगों में एक्नी पैदा होती है, जिसको एक्नी ये है कि जो हम पिंपल्स देखते हैं कि फेस के ऊपर जो पिंपल्स बने होते हैं उसको हम एक्नी बोलते हैं। अच्छा, इसकी अब जो हमने इसका एहतियात करनी है और जो ख्याल करना है कि जी कि हम कैसे इस चीज़ से बच सकें और कैसे इस चीज़ से अवॉइड कर सकें, तो सिंपल इसका फार्मूला ये है कि आप कोशिश करें कि स्किन को जो है ना जो आप एक्सफोलिएट करें, मतलब कोशिश करें कि आपकी स्किन जो आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं या आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं वो ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन ना करें। और ये है कि जी और कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 बार या 4 बार आप को वॉश करें, ताकि अगर ऑयल प्रोड्यूस हो भी रहा ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से तो वो कंट्रोल हो सके। और जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम ज़्यादा देखते हैं कि जब स्किन ड्राई होती है उसमें चलो हम मुख्तलिफ क्रीमें, ऑयली क्रीमें वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, मेरी अपनी भी आदत है, ये आदत आपसे जानना चाहूँगा कि ये ठीक है या नहीं है, कि जब इस किस्म का मौसम हो तो नॉर्मल हम लोशन की तरफ नहीं जाते, हम क्रीम की तरफ। अब कहते हैं वैसे ही ऑयली है स्किन, रहने दें। तो क्या ये ठीक है स्किन के लिए कि हम कोई लोशन या क्रीम की तरफ नहीं जाते इन दिनों मौसम में? क्या करना चाहिए, किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि स्किन जो है वो ठीक ठाक रहे? अच्छा, इसमें ये है कि जो इस मौसम में क्योंकि स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है तो उसमें हम लोशन या क्रीम इस्तेमाल करें या ना करें वो भी करना होता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने स्किन को हाइड्रेट करना होता है। अब ये तो नहीं कि जी के चूँकि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमारी स्किन की हाइड्रेशन भी ठीक रहेगी। हाइड्रेशन के लिए ये कि वाटर इनटेक अपना ठीक रखें। दूसरा ये कि आप रूटीन में, जिस तरह ड्राई वेदर में अगर हमें दिन में 3 से 4 मरतबा कोई लोशन या कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है, तो इस मौसम में यह है कि आप 2 से 3 मरतबा करें, लेकिन इवन देन करना ज़रूर होता है। मतलब ये नहीं कि जी कि आप इस वेदर कंडीशन की वजह से आप जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ नहीं करेंगे। अलॉन्ग विद दैट ये कि हमारा ये कंसेप्ट होता है कि जी कि चूँकि बाहर बारिश हो रही है और सूरज की किरणें हमारे चेहरे पे नहीं आ रही तो हम सन ब्लॉक भी यूज़ ना करें, तो सन ब्लॉक भी यूज़ करना होता है। और ये कि जिनकी ऑयली स्किन होती है उसमें सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक हम देते हैं, और सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक की वजह से ही ये होता है कि सीबम प्रोडक्शन कम होती है और एक्नी की जो आपकी एक्नी प्रोड्यूस होनी है फेस के ऊपर वो कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन जो है, या उसको एक्नी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताइएगा कि सन ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं और इस मौसम में खासतौर पर अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए डिफरेंट टिप्स भी आपने दी, लेकिन आजकल कुछ ट्रेंड्स मार्केट में बड़े चलते हैं। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर बड़ा लोग रिलाई करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडली सीरम्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। किस टाइप की स्किन के लिए किस किस्म का सीरम? बहुत सारे सीरम्स विटामिन ई होते हैं, डी होते हैं, उसको यूज़ करने से कितनी प्रोडक्टिविटी है और करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए?
अच्छा, सीरम जो ना डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट ब्रांड्स के मार्केट में अवेलेबल है। सीरम के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो सीरम होता है वो एंटी रिंकल्स होता है, जो रिंकल्स की रिंकल्स को कम करता है, और दूसरा ये जो विटामिन सी है वो पिगमेंटेशन को कम करता है और स्किन ग्लो को इंप्रूव करता है। तो इसलिए ये है कि सीरम्स की डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। और दूसरा ये कि सीरम अगर अच्छे ब्रांड का है और अच्छी कंपनी का है तो उसके यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं चीजें, वो जिस तरह हरमीत साहब ने कहा है कि जी कि आप मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक इसको तो रूटीन में शामिल रखें आप, चाहे ये आपने इस्तेमाल करना ही करना है। दूसरी बात है सीरम, वो फिर फर्दर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं कि अगर रिंकल्स हैं फेस के ऊपर, पिगमेंटेशन है या स्किन ग्लो चाहिए, तो उसमें विटामिन सी यकीनन होता है। और उसके लिए कुछ नाइट क्रीम्स भी हैं जो हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं या पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। लेकिन उसमें हमने ये देखना होता है कि जो भी हम क्रीम है, जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे वो सीरम है, सन ब्लॉक है, आपकी क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, कुछ भी है, उसमें स्टेरॉइड ना हो। इसलिए किसी अच्छे ब्रांड के इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से आप रिकमेंड करा के ये चीजें यूज किया करें। ऐसा ना हो कि जी कि जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप मार्केट में जिस तरह एडवर्टीजमेंट आ रही होती है, रूटीन में मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो यूज करना इस्तेमाल कर दें। और उससे ये होता है कि एट टाइम लोग बताते हैं कि आप ये सन ब्लॉक यूज करेंगे आपका रंग भी गोरा हो जाएगा। तो रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो होती हैं या फार्मूला क्रीम होती हैं या सन ब्लॉक ऐसी चीजें जिसमें रंग इंस्टेंट गोरा होता है, उसमें स्टेरॉइड होते हैं, तो काइंडली उस चीज से आप अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ये अगर डॉक्टर साहब अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले मतलब सुहा ने अपने इंट्रो में बात की थी चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल और लेज़र का इस्तेमाल, इसके बारे में भी बताइए कि जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार था, मतलब उसके मुताबिक लोग तो उनको बालों को छुटकारा पाने के लिए कुछ और तरीके इस्तेमाल करते थे, मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल होती थी। लेज़र कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अच्छा, एक तो ये कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताऊं कि चेहरे पे गैर जरूरी बाल या जिस्म पे गैर जरूरी बाल आते क्यों हैं, ठीक है। उसके बाद देन आई वी विल गो फॉर लेजर ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि खवातीन जो है उनके ऊपर नेचुरली चेहरे के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, और मेल के फेस के ऊपर जो हमारी बेड होती है वो बाल होने चाहिए। ये हमारा अपना बिल्ड स्ट्रक्चर होता है, कुदरत की तरफ से ये निज़ाम है। और फर्दर ये है कि खवातीन के चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि एक डिजीज होती है जिसको हम PCOS बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें ये होता है कि उसमें ये होता है कि जो ये चेहरा है इसके ऊपर बाल आ जाते हैं, और होता क्या है कि खवातीन में एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू नॉर्मल वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ चेहरे के ऊपर बाल आते हैं बल्कि ये होता है कि उनकी आवाज़ भी भारी होती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और बाकी भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर बाल जो है वो बढ़ जाते हैं, जो कि हम खवातीन के नेचुरल बाल नहीं होते। फर्दर हम आते हैं कि जी इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसका भी इलाज साथ करें, और देन आप बालों को ख़त्म करने के जो भी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है वो यूज़ करें। सबसे बेस्ट जो रऊफ साहब ने बताया अभी कि सबसे बेस्ट जो है वो लेज़र है। अच्छा, फर्दर ये है कि लेज़र के बारे में ये है कि लेज़र आप इस्तेमाल करने से डिफरेंट मिथ्स मार्केट में मौजूद हैं कि जी कि आप करेंगे तो कैंसर हो जाएगा और ये प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो लेज़र ही है, इन स्पाइट ऑफ दिस के ब्लीच करें या कोई ऐसा शॉर्टकट इस्तेमाल करें जिसके लिए फॉर टाइम बीइंग तो बाल ख़त्म हो जाता है, लेकिन परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं होती। तो परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए हम रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि आप लेज़र कराएं और अच्छी क्वालिटी का लेज़र कराएं। अच्छा, अब लेज़र भी डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट क्वालिटी के मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसलिए आप डॉक्टर से लेज़र कराएं। दूसरा ये कि अच्छे ब्रांड का लेज़र कराएं ताकि उसका रिजल्ट आ सके। और ये कि लेज़र के डिफरेंट सेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 to 5 सेशंस होते हैं। 4 to 5 सेशंस के बाद जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और आप दोनों काम साथ साथ करें कि अगर आप जी सुहा। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर ये भी चीज़ ऐड कर दें। आपने कहा कि परफेक्ट आपके पास सोल्यूशन हेयर रिमूवल का, आपके पास ये लेज़र है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ख़वातीन का ख़ास तौर पर के बाल आने होते हैं और वो सारी ज़िंदगी आते हैं। हाँ, अलबत्ता ये एम्बिग्विटी ज़रूर कीजिएगा कि आप अगर लेज़र कराते तो क्या बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या फिर वो थिन हो जाते हैं, कब आना शुरू हो जाते हैं, या अगर पहले 1 महीने के बाद आते हैं तो वो 3 माह के बाद आना शुरू हो जाते हैं, या सिरे से ख़त्म हो जाते हैं? अच्छा, इसमें यह है कि अगर हम दोनों ये जो आपने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है, हर हमारे क्लाइंट का ये सवाल होता है कि परमानेंट खत्म होंगे या आर्जी तौर पे खत्म होंगे। इसका जवाब ये है कि आप अगर तो जो पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब जिस तरह मैंने बताया है कि PCOS होता है कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की जो खवातीन है उसकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है।
आप अगर दोनों काम साथ साथ करें तो लेज़र की इस्तेमाल करने से जो हेयर ग्रोथ है वो परमानेंट ख़त्म हो जाती है। परमानेंट ना भी हो तो 80 to 90% कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फील नहीं होता कि आपके चेहरे के ऊपर बाल हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ जो है, अगर तो ये प्रॉब्लम है तो इसको भी ट्रीट करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, इसके डिफरेंट सेशंस कराने पड़ते हैं, मंथ अपार्ट, मतलब 1 महीने का गैप दे के हम 4 to 5 सेशंस करते हैं, जिसमें 80 to 90% ग्रोथ कम हो जाती है। तो उसके लिए फिर फर्दर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है या जो रूट कॉज है, जिस तरह मैंने बताया कि पीसीओएस है, उसको भी साथ साथ ट्रीट करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा जो एक आम सा सवाल है, खासकर ख़वातीन, आजकल तो मर्द हजरात भी आपके क्लिनिक में ज़्यादा आते होंगे और वैसे हम देखते हैं लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। ये रंग गोरा करने की जो क्रीमें हैं, इश्तिहारात में हम देखते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया भी बड़े वायरल हो रहे हैं। एक तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा हैं, और साथ साथ हम एक और चीज़, जो वाइटनिंग इंजेक्शन आए हुए हैं, लोग उसको भी ज़्यादा उसकी तरफ ही जा रहे हैं। तो इन दोनों को थोड़ा सा ये जो हमारे नाज़रीन जो देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, पहला सवाल जो हरमीत साहब ने किया, ये हर बंदे का सवाल है और हमारे मार्केट में और हमारे मुल्क में इसका इस्तेमाल भी बहुत है कि रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं, क्या ये इफेक्टिव हैं, और अगर इफेक्टिव हैं तो क्या ये इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों को मिलता है वो ये है कि इंस्टेंट रंग गोरा कर देते हैं। तो इसलिए लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि जी कि हमने 15 दिन, 20 दिन, महीना क्रीम इस्तेमाल की, और अक्सर मतलब डिफरेंट ब्रांड से मार्केट में अवेलेबल है। और ऐसा भी है कि जो डिफरेंट मतलब क्रीम्स को मिक्स करके ये एक फार्मूला बनाया जाता है, जिसको हम फार्मूला क्रीम्स बोलते हैं, उसके इस्तेमाल करने से रंग गोरा हो जाता है। मतलब इवन के 15 से 20 दिन, 1 महीना इस्तेमाल करने से ही रंग इतना गोरा हो जाता है, आपके वाज़े फ़र्क महसूस होता है। रंग गोरा करने वाली क्रीम्स में स्टीरॉइड्स होते हैं। अच्छा, इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं और ये आपको इंस्टेंट गोरा तो कर देते हैं, लेकिन बुरी तरह से आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को और अपने टीवी प्रोग्राम्स पे ये बताता हूं कि ये रंग गोरा करने वाली क्रीम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसमें स्टीरॉइड होते हैं, आपकी स्किन की हेल्थ, जो स्किन अच्छी होती है, आपकी स्किन की बिल्कुल हेल्दी होती है, उसको बुरी तरह डैमेज कर देते हैं। बाद में उसको रिकवर करना हम डर्माटोलॉजिस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब ये कि इतना डैमेज करके हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, फिर होता क्या है, पहले तो गोरे हो जाते हैं, फिर उसके कुछ अरसे बाद होता है कि उसके ऊपर एक पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है। मतलब क्योंकि स्किन की हेल्थ डैमेज हो चुकी हुई होती है, मतलब आप 2-3 महीने तो गोरे रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये होता है कि स्किन की जो स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है और स्किन के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और छाया बन जाती हैं, जिसको फिर फर्दर ट्रीट करना ही मुश्किल होता है। तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें ऐसी क्रीम जो कि इंस्टेंट या फौरन से गोरा करें। और अगर आपने कोई नाइट क्रीम इस्तेमाल करनी भी है स्किन ग्लो के लिए, तो जो डॉक्टर रिकमेंड करे, जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते, जिस तरह मैडम सोहा ने कहा कि जी कि उसमें विटामिन सी होता है और इस तरह की बाकी चीजें होती हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें। दूसरा आपने सवाल किया कि जो ग्लूटाथायोन गोरा करने वाला इंजेक्शन है या फिर जो आजकल इंजेक्शन है, हाँ, उसमें जो इंजेक्शन है उसमें ग्लूटाथायोन होता है। और दूसरा ये कि जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें विटामिन सी भी होता है, डी भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, एंटी एजिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो उसको इस्तेमाल करने से हेल्थ के लिए बेनिफिट है वो। हाँ, लेकिन उसके लिए ये देखना होगा कि कौन से ब्रांड का या कौन सी कंपनी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे ये होता है कि आपकी ना सिर्फ आपकी स्किन का कलर इंप्रूव होता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। मतलब इसका एक पर्पज ये भी है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट ये आपकी स्लीप इंप्रूव करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है, बट विद द कंडीशन कि आप जो इंजेक्शन यूज कर रहे हो वो प्रॉपर अच्छी कंपनी का हो, अच्छे ब्रांड का हो। और दूसरा ये है कि वो प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। मतलब ये कि ये ना हो कि जो उसकी जो डोज रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आप लेना शुरू करें तो वो फिर आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमने इतनी डिटेल डिस्कशन तो हर चीज़ पे कर ली, लेज़र पर भी, सीरम पे भी और स्किन पे भी, लेकिन कुछ होते हैं होम रेमेडीज़ जो हमारी नानी दादियाँ हमें बताती हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग घर में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें भी कर लेते हैं। बीइंग अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करते हैं कि ये एलोवेरा बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, यूट्यूब से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं एंड फ्ला, तो इसमें आप होम रेमेडीज़ में कौन सी एक आधी ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को घर पे बेहतर कर सकती है अगर आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना तो? अच्छा, होम रेमेडीज में अगर तो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी आपने कहा जी कि एलोवेरा है और अलॉन्ग विद दैट आप लोग दही भी इस्तेमाल करते हैं, लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेमन इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज करें और आपकी स्किन हेल्दी है
ऑलरेडी ये डैमेज नहीं है स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से या किसी ऐसी क्रीम के इस्तेमाल से कि जिसने आपकी स्किन की हेल्थ को डैमेज किया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको नुकसानदेह हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप होम रेमेडीज़ में हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है कि जी कि आप जिस तरह फार्मूला क्रीम्स की बात हो रही थी अभी, तो वो यूज़ ना करें, तो आप होम रेमेडीज़ की तरफ जा सकते हैं। बट अगेन होम रेमेडीज़ के बारे में अब मैं बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारी मेडिकल साइंस तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बताती हमें, लेकिन मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप अगर होम रेमेडीज़ यूज़ करें और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो उससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं, ठीक है, ऑल नुकसान राइट। नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं जी। अच्छा, हाँ, मतलब यह है कि हर्बल वैसे के नाम के ऊपर बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो अंग्रेज़ी मतलब अद्वियात वगैरह टाइप की होती हैं और केमिकल उसी तरह के होते हैं, छोटा सा हर्बल लिख देते हैं ऊपर, उसका कितना नुकसान है? देखिए वो अगर तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी का है, और अगर मार्केट उन्होंने अपनी मार्केटिंग की हुई और बताया हुआ कि बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं और इस तरह से है, तो उसके लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर से कंसल्ट करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट करें। अगर वो कोई इस तरह की प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करें तो फिर आप इस्तेमाल करें। नेचुरल रेमेडीज़ या होम रेमेडीज़ इज समथिंग डिफरेंट, कि अगर आप वो घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से दही है, इस तरह से लोग डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो इस्तेमाल करने से एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा आपकी स्किन को। बट ये है कि अगर आप कोई इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें फला चीज़ मौजूद है, बट उसका फिर ये है कि डिपेंड करता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और कंपनी कौन सी है, और अगर तो उसमें इस तरह की चीज़ आ गई है कि आपकी स्किन फ़ौरन से बेहतर हो गई है, फ़ौरन से गोरी हो गई है, तो वो तो यकीनन नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि कंपनी वाले स्टेरॉइड्स उसमें ऐड कर देते हैं, इंग्रेडिएंट्स में वो मेंशन नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी आपको रिजल्ट मिलता है लेकिन अलॉन्ग विद देयर स्किन भी डैमेज हो जाती है। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप जो मार्केट में अवेलेबल हैं हर्बल या कुछ भी इस तरह की है तो वो आप इस्तेमाल करें स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, या रंग गोरा करने के लिए, या पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। हमने काफ़ी डिटेल सेशन कर लिया ये वाला, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बताएगा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ख़वातीन ख़ासतौर पर सोशल मीडिया रिव्यूज़ पे बहुत रिलाई करती हैं। हम देखते हैं कि किस ब्रांड का, किस सैलून का, किस डॉक्टर के रिव्यूज़ लेज़र को लेकर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि चलें आप तो डॉक्टर हैं, अगर वो मशीन की बात करें जिससे लेज़र होता है वो इम्पोर्ट होती है, यहाँ पर पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अब ये इम्पोर्ट हर जगह होना शुरू हो गई है। डॉक्टर्स के पास तो होती है, लेकिन अब मैंने बहुत सारे सैलून्स पर भी ये प्रैक्टिस देखी है। तो आपको नहीं लगता कि इस हवाले से बाकायदा कोई SOPs, कोई टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि हर कोई अगर कोई सैलून में मेकअप भी करता है तो वो ऐसे सिर्फ इसे सीख कर नहीं कर सकता? आपकी एक्सपर्टीज़ या बीइंग अ डॉक्टर होना या आपको इस चीज़ का प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी है कि उसके बाद ही आप लेज़र मशीन इस्तेमाल करें? देखिए ये बहुत ज़रूरी है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है कि जो नॉन डॉक्टर्स हैं या फिर इस तरह से सैलून हैं या कुछ इस तरह से लोगों ने अपने मतलब ये कि प्रोफेशनल डिग्रीज लिए बगैर अपने क्लिनिक स्टार्ट किए हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल उनके पास ना जाएं। और ये कि आपने जो भी प्रोसीजर लेना है, चाहे लेदर तो चलो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पर, इसके अलावा भी जो आपने प्रोसीजर लेना है तो काइंडली आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो डॉक्टर आपको वो प्रोसीजर रिकमेंड करेगा, अगर रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो डॉक्टर तो आपको उस तरफ नहीं लेके जाएगा। बट ये कि जो हमारे कमर्शियल बेसिस पे इस तरह के चीज़ें बनी हुई हैं, सैलून्स हैं, कुछ भी इस तरह से उन्होंने लोगों ने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं जो एक्चुअल डॉक्टर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी आपका सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग के लिए आपसे इस तरह के प्रोसीजर रिकमेंड करते हैं और ये रिकमेंड करते हैं कि जी आप ये करा लें, ये करा लें, ये करा लें, तो उससे फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। और दूसरी बात है, ना वो SOPs फॉलो करते हैं, ना जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करते हैं। अब डर्मेटोलॉजिस्ट होने की हैसियत से या डॉक्टर होने की हैसियत से हम लोग तो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी होती है और लाइसेंस भी होता है प्रैक्टिस करने का, और हम लोग मतलब जो भी हमारी यहाँ पे अथॉरिटी है जिसमें हमारा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उससे रजिस्टर्ड होकर हम लोग ये काम करते हैं। लेकिन जो लोग अब आप देखें ना कि जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी है, पूरा MBBS किया, उसके बाद फर्दर स्पेशलाइजेशन किया है और फिर डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेज किया, उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। और दूसरा ये है कि जी एक ने अगर 6 महीने की सैलून की ट्रेनिंग ली है और उसने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, तो दोनों में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए आप रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो। और ये कि स्किन की हेल्थ का इस्तेमाल ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली फेस का, क्योंकि फेस हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी शख्सियत, सारा का सारा इन्हिसार जो है हमारे फेस के ऊपर होता है। इवन हमारा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए